हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सभी लोग अच्छे होंगे और सभी अच्छे से पढ़ाई कर भी रहे होंगे। और जिनकी पढ़ाई नहीं चल रही है तो कृपया वो पढ़ाई करें, अच्छे से पढ़ाई करो भाई। अब नहीं करोगे तो कब करोगे भाई, सितंबर चल रहा है। देखो है क्या कि अभी ये मिड फेज चल रहा है, इसमें बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो इधर उधर बैठ जाते हैं, जिनको कुछ ऐसे दिखने लगता है, अरे यार चलो थोड़ा टहल घूम लेते हैं, मैं पढ़ाई वढ़ाई चलती रहेगी, थोड़ा उधर घूम लेते हैं। फिर शाम को रात में बैठते हैं, फिर सोचते हैं आज का दिन चला गया। फिर सुबह उठते हैं, नहीं रात में सोचते हैं रात में सोचते हैं कल की सुबह होगी तो वो हम करके दिखाएंगे। और फिर जब सुबह होती है तो फिर से वही सुबह उठे, वही अपना डेली का रूटीन फॉलो होना शुरू हो गया। वो जिस तरीके से अभी पीछे पढ़ाई कर रहे थे, स्टडी कर रहे थे, उसी तरीके से आगे भी कंटिन्यू लग जाते हैं। भाई ये नहीं करना है। मिड फेज में यहीं पर तो होता है कि अपने कंसिस्टेंसी को मेंटेन रखो। जिस तरीके से आपने शुरुआत की थी, जिस पेस से आपने शुरुआत की थी, उसी तरीके से आपको अंत करना है, उसी तरीके से, तब आपका सिलेक्शन संभव है, अन्यथा संभव नहीं है। अगर यही मिड फेज है, जैसे कहते हैं, जैसे अब क्रिकेट बहुत लोग देखते होंगे इनमें से, तो जो क्रिकेट देखते होंगे होता क्या है कि शुरुआत में क्या होता है, विकेट गिर जाते हैं। शुरुआत में क्या होता है, कोई भी टीम होती है विकेट गिर अपने दे देती है विकेट, तो सामने टीम को लगता है कि अब तो हम जीत गए। लेकिन होता है क्या, जो उसके मिडिल ऑर्डर होता है, बैट्समैन सामने वाली का मिडिल ऑर्डर होता है, वो संभाल ले जाता है और संभाल ले जाता है। फिर उसके बाद में अब जब लास्ट आ गया, जब अंतिम ओवर होते हैं, तब क्या होता है कि इधर जो टीम होती है सोचती है कि अब यार आप क्या करें, तो अभी प्रेशर में आ जाती है कि भाई मिड जो अपोनेंट जो टीम हमारी है वो तो उसका मिडिल ऑर्डर तो संभाल ले गया है, तो अब लास्ट में क्या करें अंतिम ओवर में। तो अब जब मिड में जब संभाल ले गया है तो क्या करता है, अपोनेंट टीम संभाल ले गई मिड में, तो होता क्या है, अब इधर वाली टीम सोचती है कि यार अब इसके विकेट निकाले जाएं, और उसी हड़बड़ाहट में अंतिम ओवर में चले जाते हैं और अपोनेंट टीम वो जीत जाती है। तो इसलिए क्या होता है कि अगर आपका शुरुआत जो हुई है उसी पेस से लेके चलना जरूरी होता है अंत तक। मिड अगर संभाल ले गए, हम सच ये बात एकदम क्लियर बात है। आप थोड़ा जो लोग क्रिकेट देखते हैं उससे रिलेट करिए। आप अगर शुरुआत अच्छी किए हो, अगर मिड भी संभाल लेंगे तो जीत आपकी संभव है। जो लोग क्रिकेट देखते होंगे आप देखे होंगे, मतलब श्योरिटी होती है। अगर मिड भी वहाँ पर जो लोग 2-3 विकेट शुरुआत में ले लिए, उसके बाद में जो मिड ओवर होते हैं उसमें अगर 2-3 विकेट तक निकाल दिए, 3 विकेट तक, तो लगभग आपकी 80%, मोर देन 80% जो है पॉसिबिलिटी होती है कि आप जीत जाएंगे। सेम इसी तरीके से ये कंपटीशन है। इस तरीके से जिस पेस से आप लेके चले हैं उसी पेस से अगर मिड में आप चलते गए तो पॉसिबिलिटी यही है कि आप एग्जाम क्लियर कर देंगे, पॉसिबिलिटी यही है। लेकिन होता कि यहीं पर बच्चा मार खाता है, बस मिड में ही। शुरुआत बहुत जोश से करता है, एकदम जोश से, नहीं इस बार कुछ नहीं, इस बार आग लगा देंगे, तोड़ देंगे, फोड़ देंगे, एकदम दिमाग में आता है। लेकिन जब मिड होता है तो अरे यार कौन इनऑर्गेनिक पढ़े, खाली दिमाग खराब होता है, अरे कौन फिजिक्स पढ़े यार, दिमाग खराब होता है, वही क्वेश्चन वही सब। थोड़ा देर पढ़े, थोड़ा बोर हो रहे हैं, थोड़ा इंस्टाग्राम देख लेते हैं, फिर थोड़ा देर पढ़े, अरे यार थोड़ा यूट्यूब पर देखें क्या हो रहा है। अच्छा, तो ऐसे चलता है मिड के टाइम में, जो ये सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जो 2-3-4 महीने होते हैं इनमें, यहीं पर बच्चा अगर लैग कर गया तो एग्जाम उसके हाथ से चला गया। अब सितंबर चल रहा है, जो एक दो महीने जो अभी इधर जो जिनके बेकार चले गए हैं, नहीं कुछ अच्छा गया है, तो वो एकदम आंखें खोल लें। रेड लाइट जल गई है यहाँ पर, उनको आंखें खोलने की जरूरत है। अगर एक भी महीना खराब किए हो यहाँ पर तो रेड लाइट जल गई है। अब आंखें खोल लो यहीं से और चालू हो जाओ, क्योंकि अब नहीं तो कब, कभी नहीं। फिर उसके बाद में अगर यहाँ पर नहीं जगे, अब सितंबर गया और अक्टूबर में भी नहीं जगे तो गया सब कुछ। उसके बाद में सिलेबस ऐसे चलता है जैसे एकदम हवा चलती है ना, तूफान, आंधी तूफान। यहाँ से अभी तक तो कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट होती है वो बहुत धीरे धीरे स्पीड बनाती है यहाँ तक। लेकिन यहाँ से जो ठंड में, जो ठंड जिस तरीके से पड़ती है, तो समझ लो उसी ठंड में ही साथी में निकल जाता है सिलेबस, एकदम मान के चलो श्योरिटी है। इसीलिए एकदम आंखें खुली रखनी है और फोकस्ड रहना है, कंसिस्टेंसी को मेंटेन रखनी है अपनी है। अभी जो 1-2 महीना जो लोग भी दिक्कत कर गए हैं, कोई बात नहीं, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं हुआ है, बात मानिए, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं हुआ है, इनका 1-2 महीना खराब हो गया है बस। लेकिन यहाँ से आप बना लीजिए यहीं से कि हमें नहीं, अब अच्छे से चलना है, अब कोई दिक्कत नहीं करनी हमको है।
देखिए कि कहाँ पर हमने क्या क्या भी इस महीने में दिक्कत कर गए हैं, उनको सबको हटा दो साइड में। ये तो एग्जाम के बाद भी हो जाएगा, इंस्टाग्राम यूट्यूब ये सब चला सकते हो बाद में, सोशल मीडिया कोई भी हो सब बाद में चला सकते हो, राजनीति बाद में भी कर सकते हो, बहुत लोग बहुत स्टूडेंट ऐसे पॉलिटिक्स में इंडल रहते हैं, ये सब बाद में भी कर सकते हो एग्जाम के, अभी कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, इलेक्शन हर साल आता रहेगा, हर पाँच और देखोगे इलेक्शन क्या रहता है आजकल, इलेक्शन तो मतलब इंडिया में आजकल क्या है, हमेशा से इंडिया में हर मंथ में कहीं ना कहीं के इलेक्शन होते रहते हैं, आज इस स्टेट के कल उस स्टेट के, मतलब अगले मंथ में उस स्टेट के हो रहे हैं, वो तो ऐसे चलता रहता है, 2-4 मंथ में कोई ना कोई स्टेट के होते रहते हैं, जितना पॉलिटिक्स करना उसके बाद में कर लेना, लेकिन अभी एग्जाम के बारे में सोचो। ठीक है, ये क्योंकि आपका ये करियर है, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता है। ठीक, जब आप कुछ होंगे तो आप अपना विचार प्रकट कर सकते हैं, तभी लोग आपके विचार को मानेंगे, जब आप कुछ बन जाएंगे तभी, लेकिन ऐसे नहीं, आप चाहे कुछ भी देखो कहोगे कोई कुछ नहीं मानेगा। इसलिए आप अच्छे से मेहनत करो, पढ़ाई करो, जो मन चला के छोड़ दो, जो कोई कुछ भी कह रहा है आपको कि आप नहीं कर पाओगे, कोई मतलब नहीं उसका, कह दो क्यों नहीं कर पाएंगे हम, दिखाओ करके उसको। और जिनके दो अभी एग्जाम जो दे रहे हैं, जिनके 200 300 नंबर आ रहे हैं, वो इतना घबराने की जरूरत नहीं, बच्चा यहीं पर डर जाता है कि अरे देखो वो तो मतलब कट ऑफ जाती 550 कोई कट ऑफ है, 530 540 अभी इस बार की बात करें तो इस तरीके से, तो हमारे तो अभी 200 नंबर आ रहा है, 250 नंबर आ रहा है, हम कैसे वहां निकालेंगे, क्यों नहीं निकाल सकते, यही तो है, यहीं से एक्सीलेट करो। जो अभी भी जिनका 200-300 नंबर आ रहा है वो भी क्रॉस कर सकता है कट ऑफ को, अभी टाइम है, लेकिन हाँ यहाँ से कंसिस्टेंट एकदम बन जाओ, अब नहीं छोड़ना है, यहाँ से पकड़ के चलो, यही टाइम है बस, और बिल्कुल एकदम दिखा दो क्यों नहीं कर सकते हैं, जो लोग कहते हैं कि नहीं कर सकते हो करके दिखा दो उनको। हम अपने टाइम पर पता क्या है, कुछ लाइनें हम गुनगुनाया करते थे, रस्मरथी की लाइनें थी, कुछ रामधारी सिंह दिनकर की बहुत अच्छी लाइनें हमको लगती थी, जो हम गुनगुनाया करते थे अपने लाइन में। वो लाइनें आपको कुछ यहाँ पर सुनाते हैं, तो 1 मिनट थोड़ा पानी पीते हैं फिर आपको सुनाते हैं लाइनें, बहुत अच्छी लाइनें हैं। सुनो, हित वचन नहीं तूने माना, हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य न पहचाना, तो ले मैं भी अब जाता हूँ, अंतिम संकल्प सुनाता हूँ, तो ले मैं भी अब जाता हूँ, अंतिम संकल्प सुनाता हूँ, याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या कि मरण होगा, याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या कि मरण होगा। तो इसका मतलब क्या है कि मतलब ठान लो अब कि अब याचना नहीं होगी, अब रण होगा, बहुत हो गया सो हो गया, अब यहाँ से कुछ ऐसी मेहनत करनी है कि एकदम सब आर पार कर देना है, कुछ नहीं छोड़, फिजिक्स केमिस्ट्री सब एकदम घोल के पी डालो। ये बेसिकली लाइनें आपको बताते कहाँ की, जब महाभारत शुरू होने जा रही थी तो उस टाइम पर क्या है कि कृष्ण जी जो थे वो गए कौरवों के पास में, तो पांडवों की तरफ से गए थे कि मतलब कि ये महाभारत होगी, इसमें बहुत लोग मारे जाएंगे, ये सब इस चक्कर में मत पड़ो, भाई गलत है, तो समझाने गए थे। लेकिन जो दुर्योधन था वो नहीं समझ रहा था बातों को, तब वो गुस्से में कुछ लाइनें वो उन्होंने कहा था, वही रामधारी सिंह दिनकर जी वो लाइनों को प्रस्तुत मतलब उनको लिखे थे, बहुत अच्छी लाइनें, कभी टाइम मिले तो रश्मसी को पढ़ना, बहुत अच्छी लाइनें हैं, मज़ा आता पढ़ के एकदम। तो हमारी समस्या कि अब हमें लेक्चर को चालू करना चाहिए, ठीक है, और कुल मिला के यार पढ़ाई करो, ठीक है, ऐसे बैठने से और इधर टाइम ख़राब करने से ज़िंदगी नहीं बनती है, ध्यान रखना। और जब तक आप कुछ होंगे तब तक आपके विचार कोई नहीं मानेगा, आप एक समझ धूल मिट्टी के समान है, कुछ आपकी कोई वैल्यू नहीं होगी। ठीक, जो लोग कहते हैं हमारी बहुत इज्जत है, हमारी इज्जत पे मत कमेंट किया करो, हमारी इज्जत है, ये वो इज्जत करते रहते हैं, इज्जत पे छेलते रहते हैं, कोई इज्जत नहीं आपकी है, ध्यान रखना, स्टूडेंट की कोई इज्जत नहीं होती है। तो आज शुरू करेंगे हम, क्या शुरू करेंगे आज हम शुरू करेंगे एलगी। देखो क्या है, इससे पहले हमने एक छोटा सा टॉपिक एक अलग से लिया था, वो था एवोल्यूशन प्लांट्स, काफी लोग देखे भी हैं और जो नहीं देखे हैं वो देखे जाके, बहुत अच्छा टॉपिक, उससे आपको बहुत सारे नॉलेज मिलेगा, उससे कैसे प्लांट का उद्विकास हुआ, कैसे एवोल्यूशन में हुआ, कैसे पानी से लाइफ धरती पर आई, फिर और वो एडवांसमेंट की तरफ बढ़ते चले गए,
तो इस तरीके से क्या है, बहुत अच्छी वो लेक्चर, बहुत अच्छे लेक्चर है, आप देख सकते हो। थोड़ी मतलब करीब आधे घंटे का है वो, 25 मिनट का, आधे घंटे ना 25 मिनट का कह सकते हैं उसको हम। तो जो लोग नहीं देखे हैं वो देखे जाके बहुत। और वहाँ से क्या है बेसिकली आपको नीट में और बोर्ड में भी एक दो क्वेश्चन आपको दिखाई पड़ जाएंगे, श्योर है एकदम 100%। चाहे नीट एग्जाम हो चाहे स्विमिंग बोर्ड एग्जाम हो, दोनों के लिए मस्ट है वो, देख लेना, बहुत मजा आएगा वहाँ पर। तो अब क्या है कि आज हम यहाँ पर आपको एलगी बताएंगे, ठीक है। तो एलगी के बारे में क्या है, बहुत से लोग देखो अभी 12th से आए हैं, 12th में या तो बोर्ड एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे होंगे, जो लेक्चर देख रहे होंगे, ठीक है, बोर्ड एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे होंगे, या तो नेट के लिए प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो हम एक चीज़ बताएं आपको, चाहे आप बोर्ड एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो चाहे नेट एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, लेकिन फिर भी आपको इतना तो नॉलेज होगा कि एलगी का हैबिटाट क्या है, एलगी क्या है, इतना तो बेसिक नॉलेज आपको होगा ही, ठीक। तो एक चीज ये है कि यहाँ पर देखिए एलगी जो होती है उसका हैबिटाट, अगर हम हैबिटाट की बात करते हैं एलगी, ठीक है, अगर हैबिटाट की बात करते हैं तो लार्जली एक्वेटिक होती है एलगी है। ये आपको हमने कहाँ बताया था, अभी हम आपको यहाँ पर ही बताएंगे। और एवोल्यूशन जो पढ़ाया था, एवोल्यूशन इन प्लांट्स, वहाँ जाकर देखिए आपको ये मिल जाएंगी लाइनें कि लाइफ की जो मतलब जो शुरुआत हुई थी वो सबसे पहले वाटर से हुई थी। और वाटर में क्या कौन थे, वाटर में बेसिकली एलगी हुआ करती थी, ठीक। तो ये लार्जली इक्वेटिक होती हैं, एलगी क्या होती है, लार्जली इक्वेटिक होती हैं, और ये बोथ फ्रेश वाटर एंड मरीन वाटर दोनों में मिलती हैं ये। और इसकी अपेक्षा मतलब वहाँ पर तो मिलती हैं, और कहाँ पर मिलती हैं, सम अदर हैबिटाट की बात करते हैं तो जैसे मॉइस्ट स्टोन हो गया, सॉइल हो गया, यहाँ पर मिलती हैं। और एक एनिमल है एनसीईआरटी में दे रखा है स्लॉथ बियर, उस पर भी मिलती हैं। आप देखोगे जब आप गूगल करके देखना स्लॉथ बियर, तो देखोगे हरा हरा उसके कुछ जो बॉडीज की है कुछ हरे हरे कलर की दिखाई पड़ती है, उसके जो हेयर्स होते हैं उसके ऊपर वो हरे हरे होते हैं। वो क्या होता है, वो एलगी ही होती है, वो एलगी होती है। तो एनिमल्स के ऊपर भी मिलती है एलगी। और अगर बात करते हैं हम एक बहुत इंपॉर्टेंट, जो अभी पीछे वाले जो चैप्टर था बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, वहाँ पढ़ा चुके हैं क्या चीज़, लाइकेन। तो लाइकेन में एलगी जो होती हैं फंजाई के साथ में क्या करती हैं, एसोसिएशन करती हैं, क्या बनाती है, लाइकेन बनाती हैं, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर हैबिटाट की बात करते हैं, तो अगर हम हैबिटाट की बात करते हैं, हैबिटेट, तो ये कहाँ मिलती हैं, लार्जली इक्वेटिक होती हैं, ठीक है। यह देखो एलगी क्या होती हैं, लार्जली एक्वेटिक होती हैं, लार्जली एक्वेटिक होती हैं। और इनको लिख सकते हो बोथ फ्रेश वाटर और कहाँ मिलती हैं, ये कहाँ मिलती हैं, फ्रेश वाटर एंड मरीन वाटर, ठीक है, मरीन वाटर। इनके हैबिटाट पे भी कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है। सम अदर हैबिटाट, और आपको मैंने क्या बताया था, और मैंने आपको ये बताया था कि कुछ एलगी ऐसी होती हैं जो कहाँ मिलती हैं, मॉइस्ट स्टोन सॉइल पर भी मिलती हैं वो, ठीक है। तो सम अदर हैबिटाट जैसे कि मॉइस्ट स्टोन्स एंड, और कहाँ, सॉइल, यहीं पर लिख लो सॉइल, ठीक। और अभी क्या होता है आपको, एसोसिएशन विद फंजाई, एसोसिएशन विद फंजाई, उसको क्या बोलते हैं बेटा, लाइकेन। उसे क्या बोलेंगे हम, लाइकेन, ठीक, उसको क्या बोलेंगे, लाइकेन, ठीक है। इसको साथी में रखें यार, लाइकेन बोलते हैं। और
और ये एनिमल्स पर भी होती हैं। और किस पर होंगी? स्लॉथ बियर के ऊपर होती हैं। एट ऑन एनिमल्स किसके ऊपर होंगी? स्लॉथ बियर के ऊपर होंगी। स्लॉथ बियर, ठीक है। तो अब आप सोचेंगे कि मतलब यहाँ लिखवा तो दिया हैबिटाट, हैबिटाट लिखवा देते हो, हर जगह लिखवा देते हो, लेकिन क्या वाकई में क्वेश्चन यहाँ से बनता है? अभी सोच रहे होंगे। तो बिल्कुल बनेगा, क्यों नहीं बनेगा। एसोसिएशन विद फंजाई, उसे क्या बोलेंगे? एलगी का एसोसिएशन जो होता है फंजाई के साथ में, उसको क्या बोलेंगे? लाइकेन बोलते हैं। एक क्वेश्चन। और एलगी एनिमल के ऊपर पाई जाती है, कौन सा एनिमल है? स्लॉथ बियर के ऊपर पाई जाती है। 2 क्वेश्चन हो गए। केवल आंखें चाहिए क्वेश्चन को देखने के लिए। यहाँ पर हम बता देते हैं आपको, नोट्स बना लो इसके, ठीक है। आपको लगेगा कि इसमें क्या ही क्वेश्चन आएगा, लेकिन क्या है, एग्जामिनर तो कहीं से भी क्वेश्चन बना सकता है, बस केवल एक नज़र चाहिए। वो कहते हैं ना कि देखने के लिए नज़र काफ़ी होती है, नज़र की ज़रूरत होती है देखने के लिए। तो ये चीज़ें क्वेश्चन कहाँ से बनाएगा एनटीए? ऐसे बनाता है क्वेश्चन, ठीक। अब इसको नोट कर लो। चलो अब इसके बाद में देखो, वही जिस तरीके से बैक्टीरिया आपको पढ़ाए थे प्रोटिस्टा, उसी तरीके से फंजाई आपको पढ़ाए हैं। और उसी हेडिंग को ले कैसे हैबिटाट, स्ट्रक्चर, जो सीरीज में हेडिंग डलवाते थे उसी हेडिंग में यहाँ पर भी आपको एलगी बताएंगे, ठीक है। तो अभी क्या है, हैबिटाट हो गया। इसके बाद में कौन सी हेडिंग आएंगी? स्ट्रक्चर। फिर उसके बाद में स्ट्रक्चर के बाद में सेल वॉल, फ्लैजिला, उसके बाद में फिर न्यूट्रिशन, उसके बाद स्टोर फूड, फिर प्रोडक्शन। इस तरीके से आपको हेडिंग डलवाते चले जाएंगे, ठीक है। एक सीरीज से जिस तरीके से अभी तक आपको पता चले आए हैं, उसी सीरीज में हम आपको यहाँ पर भी एलगी को पढ़ाते चले जाएंगे। बस एकदम फोकस रहना, बस इधर उधर मत सोचना कुछ, क्योंकि आप लोगों को तो बस वही याद आती है जब हो इधर, लेकिन याद बस दिमाग में तो कुछ और ही चला करता है। याद आते हो मुझे तुम, याद आते हो क्यों, हैं? समझते सब कुछ है, तो हम भी कभी स्टूडेंट हुआ करते थे। अब अगली हेडिंग कौन सी है? स्ट्रक्चर। तो अब क्या है, यहाँ पर देखो स्ट्रक्चर में अगर बात करते हैं तो यहाँ पर कोई रूट्स नहीं थी इसके पास में, ना कोई स्टेम था, लीव्स था, इसके पास में कुछ नहीं था। सिंपल एक थैलाइड बॉडी थी इसकी, थैलाइड बॉडी। तो अब क्या हुआ कि कुछ एलगी ऐसी थी यूनिसेलुलर थी एलगी, और कुछ ऐसी थी जो यूनिसेलुलर नहीं मल्टीसेलुलर थी एलगी। तो मल्टीसेलुलर की अलग अलग फॉर्म थी इनमें, जैसे कॉलोनियल फॉर्म होती है। तो कॉलोनियल फॉर्म का एग्जांपल क्या है, एनसीईआरटी में दे रखा है वॉलवॉक्स, ठीक है। और अगर फिलामेंटस की बात करते हैं, फिलामेंटस फॉर्म होती है तो यूलोथ्रिक्स स्पायर वगैरह दे रखा है, ठीक है। तो ये इनका स्ट्रक्चर होता है, अलग अलग एलगी के इसमें मतलब स्ट्रक्चर, साइज एंड शेप में वैरायटी देखने को मिलती है, ठीक है। तो यहाँ पर हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो स्ट्रक्चर में क्या है कि यहाँ पर एलगी जो होती है कैसी होती है, सिंपल होगी और थैलाइड होगी। एलगी सिंपल होगी और थैलाइड होगी, सिंपल होगी और थैलाइड होगी, सिंपल और थैलाइड होती है। एंड और एक चीज इंपॉर्टेंट चीज है, क्लोरोफिल बियरिंग होगी, इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है भाई, सबसे इंपॉर्टेंट है। एंड क्लोरोफिल बियरिंग होगी, इसमें क्लोरोफिल भी पाया था, क्लोरोफिल बियरिंग होगी, तभी तो ये एसोसिएशन करती है फंजाई के साथ में, उसको खाना बना के देती है ना, क्लोरोफिल बियरिंग, ठीक है। क्लोरोफिल बियरिंग होती है, ओके। नाउ आई एम बैक। तो स्टूडेंट हुआ क्या था, कुछ टेक्निकल फॉल्ट की वजह से जो है क्लास को रोकना पड़ गया था, बट अब कंटिन्यू रहेगी।
तो कहाँ पर थे ये स्ट्रक्चर आपको बता रहे थे। एल्गी सिंपल थैलाइड होती है और क्लोरोफिल भी। इसमें क्या था, क्लोरोफिल भी पाया जाता है, आपको पता होगा। जैसे कि मैंने आपको लाइकेन भी बताया था कि एल्गी जो है उसका क्या काम रहता है कि वो फूड बनाती है। किसके लिए? फंजाई के लिए फूड बनाती है। तो अब फूड क्या कैसे बनाएगी फूड? उसके पास ऐसा तो नहीं कि पैसे रखे हैं तो बाहर से ला के दाल चावल ला के बना के खिला दिया, ऐसे तो कुछ होता नहीं है। उसमें होता क्या है, बेसिकली उसके पास क्लोरोफिल होते हैं, तो उसमें क्या होता है, फोटोसिंथेसिस होती है। ठीक है, वहाँ क्या होता है, क्लोरोफिल होते हैं तो फोटोसिंथेसिस करता है, तो उसमें क्या होता है, फूड बनता है। और इस तरीके से क्या होता है, फंजाई के लिए वो फूड बनाती है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। अब उसके बाद में अगला अगला क्या बता रहे थे आपको स्ट्रक्चर में, और आपको बता रहे थे कि इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो काफी मतलब वेरिएबल होता है उसमें। जैसे कि क्या होता है कि फिलामेंटस फॉर्म होती है, कॉलोनियल फॉर्म होती है। ठीक है, तो अगर कॉलोनियल फॉर्म की बात करते हैं तो किसमें पाई जाती है, ये वॉल्वॉक्स से पाई जाती है। ठीक है, कॉलोनियल फॉर्म की अगर बात करते हैं तो ये वॉल्वॉक्स से पाई जाती है। और अगर फिलामेंटस फॉर्म की बात करते हैं तो यहाँ पर दो एग्जाम्पल्स के दे रखे एनसीईआरटी में है। तो कौन से दो एग्जाम्पल दे रखे हैं, फिलामेंटस फॉर्म के दो एग्जाम्पल कौन से दे रखे हैं, यूलोथ्रिक्स और स्पायरोगैरा, और दोनों के दो बहुत इंपॉर्टेंट है आपको। ये चाहे आप बोर्ड में ले लो चाहे आप नीट में ले लो, दोनों इंपॉर्टेंट है। इसीलिए जो एग्जाम्पल जो अभी आपको हम यहाँ पर बताएं उसको याद करिए, हर हाल में याद रखिए, उसको भूलना नहीं है। ठीक है, जो आपको यहाँ पर बताएंगे उसको याद रखिए आप। चलिए इधर देखिए फिर। ठीक है, तो क्या होता है शेप एंड साइज, क्या होता है शेप एंड साइज एल्गी में हाईली वेरिएबल होता है। शेप शेप एंड size, shape and size highly variable in algae, shape and size highly variable, shape and size highly variable in किसमें, एल्गी में। ठीक है, हाईली वेरिएबल होता है इसमें शेप एंड साइज। अब जैसे आपको बताया ना अभी, फिलामेंटस फॉर्म पाई जाती है इसमें, और क्या होता है इसमें, कॉलोनियल फॉर्म पाई जाती है इसमें। ठीक है, इसमें क्या होता है, यूनिसेलुलर भी कुछ होते हैं, वो भी अभी आपको हम यहाँ पर एग्जांपल बताएंगे। ठीक, पहले आप इतना नोट करिए ये, फिर आपको हम इसके कौन कौन से शेप होते हैं वो हम आपको बताते हैं, विद एग्जाम्पल आपको बताएंगे। और जो एग्जाम्पल बताएंगे उसको क्या करना है, आप लोगों को याद रखना है इसको। ठीक है, पहले इतना नोट करिए आप। ओके, डन। ओके, तो अब आते हैं कौन कौन से इसके शेप होते हैं, कौन कौन से इसकी फॉर्म होती हैं। आओ देखते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल कौन सा, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉलोनियल फॉर्म। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉलोनियल फॉर्म, कॉलोनियल फॉर्म। ठीक है, कॉलोनियल फॉर्म, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉलोनियल फॉर्म। अगर हम कॉलोनियल फॉर्म की बात करते हैं देन इसका एग्जाम्पल क्या होगा, क्या होगा, वॉल्वॉक्स हो गया। कौन सा होगा, वॉल्वॉक्स। इफ यू कैन टॉक अबाउट कॉलोनियल फॉर्म देन इट्स एग्जाम्पल वॉल्वॉक्स एंड इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। अगर आप कॉलोनियल फॉर्म की बात करते हैं तो ये इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, ध्यान रखना, कई बार एग्जाम में आया है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, तो इसको आप याद रखिए। क्या याद रखेंगे, वॉल्वॉक्स। ठीक है, वॉल्वॉक्स आप इसका याद रखिए। इसका कैसी फॉर्म होती है, कॉलोनियल फॉर्म। अब इसका फिगर आपको दिखाते हैं। फिगर की अगर बात करते हैं तो ये कुछ फिगर ऐसा दिखता है आपको, देखो कोशिश करते हैं कुछ बेटर बनाने की, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। वो एक मीम सभी लोग देखे होंगे, जो पानी से नहाता है वो लिबास बदलता है, वो देखियो ना, जो पानी से नहाता है वो लिबास बदलता है, और जो पसीने से नहाता है वो क्या बदलता है, इतिहास। ठीक है, तो फोकस रहो इधर ही, गायब मत हो। जो वो चले गए उधर, इधर उधर खो गए कि वो खाना खाए हैं कि नहीं खाए हैं, या खाई हैं कि नहीं खाई हैं। ठीक है,
वो पूछने का भी बहुत समय मिलेगा आगे। अभी इधर देखो, नहीं तो पता लगेगा कि फिर दिक्कत ही हो जाएगी। ठीक है, इम्पोर्टेंट है भैया। ये क्या है, कॉलोनीज हैं, इनको ध्यान रखना। ये सब कॉलोनीज हैं वॉल्वॉक्स की। ऐसे आपको एनसीईआरटी में फिगर दे रखा है, ये आपको पता होना चाहिए। एनसीईआरटी में इस तरीके से फिगर दे रखा है। और ये कभी कभी होता क्या, एग्जाम्पल में क्या होता है कि कभी कभी फिगर से ही पूछ लेते हैं। फिगर दे दिए और फिर पूछे कि बताओ ये किसका फिगर है। ठीक है, तो फिगर भी बहुत इम्पोर्टेंट है बायो में। बायो में फिगर भी इम्पोर्टेंट रखते हैं। तो भैया इस चीज का विशेष ध्यान रखियो, फिर ना कहियो कि ये बताया नहीं गया था हमको। ठीक है, तो इस चीज का इम्पोर्टेंट बहुत है, बहुत ध्यान रखने वाली चीजें हैं, बहुत ध्यान रखने वाली चीजें हैं। फिर बाद में कहोगे बताया नहीं गया था। अभी तो बता रहे हैं तो फिर ख्यालों में खोए हो अभी। ठीक है, तो ख्यालों में खोने से काम नहीं चलेगा। चलो जल्दी जल्दी इसको हम बनाते हैं। कोशिश तो कर ही रहे हैं कि अच्छा बनाए, लेकिन क्या है कि भैया थोड़ा मतलब समझना तो पड़ेगा ही। आर्टिस्ट नहीं हैं हम, हालांकि हमारे 92 थे हाई स्कूल में आर्ट में। 92 नंबर थे आर्ट में भैया, इतना समझ के रखिए। कुछ ऐसा बना है ना, अभी इसमें कमी है। अभी क्या कमी है, डॉटर कॉलोनी को दिखाना है ऐसे ऐसे ऐसे। ये क्या हो गया, डॉटर कॉलोनी हो गई। ये जो फिगर है किसका है, ये वॉल्वॉक्स का। तो ये वाली जो कॉलोनी है, ये वाली, इनको बोलेंगे हम, क्या बोलेंगे, पेरेंटल कॉलोनी। ठीक है, ये पेरेंटल कॉलोनी है। और जो ये रेड से है ना, इसको हम बोलेंगे डॉटर कॉलोनी। ठीक है, इसको पेरेंटल कॉलोनी बोलेंगे, इसको डॉटर कॉलोनी बोलेंगे। और ये किसका फिगर है, वॉल्वॉक्स का। भैया इंपॉर्टेंट है, भूल न जाना, इसको भूलना मत। ठीक, चलो इसको नोट कर लेना, पॉज करके नोट कर लेना इसको। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट filamentous form of algae. Okay, and if you can talk about filamentous form of algae, now example Ulothrix and Spirogyra. Ulothrix and Spirogyra. Okay, ये भी इंपॉर्टेंट है भैया। सेकेंड फॉर्म कौन सी है इसकी, सेकेंड फॉर्म कौन सी है, फिलामेंटस फॉर्म। रेड से लिखते हैं फिलामेंटस फॉर्म, फिलामेंटस फॉर्म। देखो राइटिंग के चक्कर में थोड़ा मैनेज कर लेना। ठीक है भाई, राइटिंग में थोड़ा मैनेज कर लेना। एग्जाम्पल क्या रहेगा इसका, यूलोथ्रिक्स एंड स्पायरोगैरा। यूलोथ्रिक्स एंड स्पायरोगैरा। चलो देखो इधर, फिगर भी देखो, कुछ कुछ मिलता जुलता फिगर बनाएंगे, कुछ कुछ मिलता जुलता फिगर बनाएंगे। ये एग्जाम्पल, ये जो फिगर है ऐसे, ठीक है, ये जो फिगर आप देख रहे हैं, ये फिगर है यूलोथ्रिक्स का। ये फिगर है यूलोथ्रिक्स का ऐसे, ये फिगर है यूलोथ्रिक्स का ऐसे। एक तो चलो बन तो गया ही। ये किसका फिगर बन गया, यूलोथ्रिक्स का। यूलोथ्रिक्स का एग्जांपल है। ओके,
और कुछ एल्गी ऐसे भी होते हैं जो क्या होते हैं, यूनिसेलुलर फॉर्म होती है। और यूनिसेलुलर फॉर्म की बात करते हैं तो क्लेमाइडोमोनास एंड क्लोरेला होता है। ठीक है, तो यूनिसेलुलर फॉर्म की बात करते हैं तो यूनिसेलुलर फॉर्म, अगर यूनिसेलुलर फॉर्म की बात करते हैं तो कौन सा एग्जांपल होता है आपको, क्लेमाइडोमोनास एंड क्लोरेला। यूनिसेलुलर फॉर्म, तो यूनिसेलुलर फॉर्म किसकी है, यूनिसेलुलर फॉर्म, यूनिसेलुलर फॉर्म एग्जांपल क्या रहेगा इसका, क्लेमाइडोमोनास एंड क्लोरेला, क्लेमाइडोमोनास एंड क्लोरेला, क्लेमाइडोमोनास एंड क्लोरेला। ठीक है, क्लोरेला, क्लेमाइडोमोनास एंड क्लोरेला। तो यूनिसेलुलर फॉर्म ये क्लेमाइडोमोनास हो जाएगा, ये क्लोरेला हो जाएगा। ओके, ये इसकी यूनिसेलुलर फॉर्म है। और अगर हम देखो क्या है कि यहाँ तक तो लगभग सब कंप्लीट हो चुका है। अभी अगर फॉर्म के स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं, जैसे ये तो यूनिसेलुलर फॉर्म हो गई, ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट हो गया। एक चीज और लिख लो इसमें थोड़ा सा, इसको नोट कर लो, इसको नोट करो पहले, फिर अब आते हैं इसके आगे क्या आते हैं, पहले इसका नोट करो इतना। ठीक, इसके आगे आते हैं कि जो रेड एल्गी होती हैं। अब रेड एल्गी की अगर बात किया जाए तो वो क्या होती हैं, वो जो ओशन होता है उसके बॉटम में पाई जाती हैं। और सच मानो उनकी हाइट जो होती है वो 100 मीटर तक होती है। 100 मीटर बहुत होता है। जब जो गोताखोर लोग होते हैं, जब अगर नीचे पहुंचते हैं तो वो क्या देखते हैं, वहां पर जाके इनके जंगल खड़े होते हैं, पूरे बहुत बड़े बड़े जंगल खड़े होते हैं। मैसिव प्लांट बॉडी, इनको इसीलिए लिखा है एनसीईआरटी में मैसिव प्लांट बॉडी लिखा है। क्यों, क्योंकि ये मतलब बहुत बड़े बड़े, बहुत हाइट होती है इनकी, और पूरा जंगल बन जाता है रेड एंड ब्राउन एल्गी का। ठीक है, तो अगर हम रेड एंड ब्राउन एल्गी की बात करते हैं, रेड एंड ब्राउन एल्गी, ठीक, रेड एंड ब्राउन एल्गी की बात करते हैं, तब क्या होता है रेड एंड ब्राउन एल्गी, तो कुछ आप ऐसे देखोगे, जैसे कि ये क्या होता है, ब्रांच कुछ इस तरीके से, इनमें ब्रांच भी देखोगे आप ऐसे। ठीक है, अब कोई जरूरी नहीं कि मतलब जिस तरीके से फिगर बनाया कुछ ऐसा ही बनाओ तुम, मतलब आप लोग भी। ठीक है, ये मतलब एक जनरल फिगर है। इस तरीके से ये फिलामेंटस और ब्रांच्ड इनमें बॉडी देखने को मिलती है। इस तरीके से फिलामेंटस ब्रांच्ड बॉडी इनमें देखने को मिलेगी। इस तरीके से फिलामेंटस ब्रांच्ड बॉडी होती है। तो लिख लो मैसिव प्लांट बॉडी, यहाँ पर ऐसे लिख लो, क्या लिखोगे, वो क्या लिखोगे यहाँ पर, मैसिव प्लांट बॉडी, मैसिव प्लांट बॉडी। और कैसी होगी ये, फिलामेंटस एंड ब्रांच्ड होगी, फिलामेंटस एंड ब्रांच्ड हो जाती है। ठीक है, फिलामेंटस और ब्रांच्ड हो जाती है। ये एक और है, इसमें लिख लो, लाइन इंक्लूड कर लो स्ट्रक्चर में। अब यहाँ पर लगभग कंप्लीट हो गया स्ट्रक्चर, अब कंप्लीट हो गया। जो रेड एंड ब्राउन एल्गी होती है वो कैसी होती है, वो कैसी होगी, वो फिलामेंटस और ब्रांच्ड होगी और मैसिव प्लांट बॉडी होगी। उनके क्या होते हैं, पूरे पूरे जंगल खड़े होते हैं समुद्र के अगर गहराई में जाओ तो, और बहुत हाइट तक रहती हैं, ये बहुत हाइट तक रहती है। ठीक है, तो ये हो गया आपको यहाँ पर स्ट्रक्चर हो गया। अब इसके आगे आते हैं तो बात करते हैं सेल वॉल की। ठीक है, इसके अगर आगे पहुंचते हैं तो क्या बात करते हैं, सेल वॉल की बात करते हैं। इसको नोट करो, ठीक है, इसको नोट कर लो पॉज करके। तो सेल वॉल की बात करें तो सबसे पहले अगर हम प्रोटिस्टा की बात करते हैं, ठीक है, तो वहां पर क्या थी, वहां पर जो सेल वॉल थी, तो वो सेल वॉल जो थी काहे की थी सेल वॉल वहां पर। अगर हम प्रोटिस्टा की बात करते हैं तो, अगर हम प्रोटिस्टा की बात करते हैं, एक सेकेंड जरा पानी वानी पी लें थोड़ा। अगर हम
वहां पर देखो जो था उसका, जैसे कि फंजाई में, फंजाई की अगर बात करते हैं तो काइटिन थी और वहां पर म्यूरिन पाई जाती थी उसकी सेल वॉल में, ठीक है। अगर बात करते हैं बैक्टीरिया की, मतलब प्रोटिस्टा में म्यूरिन पाई जाती थी। और क्या है, जैसे कि इसमें फंजाई में, तो फंजाई में क्या होता था, फंजाई में एक सेकेंड जरा, देखो बता रहे हैं तो एकदम क्लियर बताना चाहिए, ठीक है। बता रहे हैं तो एकदम क्लियर बताना चाहिए, फिर उसमें कुछ लबड़ जबड़ नहीं बताना चाहिए, ठीक है। लबड़ जबड़ बताने का कोई मतलब नहीं होता है, केवल कंफर्म कर लेते हैं, कंफर्म करना जरूरी है। है कि नहीं, कंफर्म करना जरूरी है। एक सेकेंड बस, एक सेकेंड। हाँ, तो अगर हम बात करते हैं मुनरा में, अगर मुनरा की बात करते हैं तो वहां पर जो सलवाल होती थी वो पेप्टाइडोग्लाइकेन की होती थी, अब याद आ गया, पेप्टाइडोग्लाइकेन और म्यूरिन की होती थी। भाई हम भी तो क्या है कि इंसान ये भूल सकते हैं थोड़ा बहुत, ठीक है। तो ये चीज है। तो है क्या कि पेप्टाइडोग्लाइकेन एंड म्यूरिन की सेल वॉल होती है, ठीक है। अगर उसके बाद में अगर हम बात करते हैं पेप्टाइडोग्लाइकेन और म्यूरिन, तो मुनरा की बात हो गई। अब मुनरा के बाद में अब आते हैं, अगर फंजाई की बात करते हैं तो फंजाई में क्या होता था कि वहां पर काइटिन की होती थी, आपको याद होगा पिछले जो अभी चैप्टर पढ़ा है उसमें, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में, ठीक है, उसमें काइटिन की होती थी। अब अगर हम बात करते हैं एल्गी की, तो एल्गी में सेल वॉल काहे की पाई जाती है, तो एल्गी अब क्या पढ़ने जा रहे हैं, प्लांटिया किंगडम पढ़ने जा रहे हैं। तो एक चीज आप याद रखिए, क्या याद रखेंगे, वो आप ये याद रखिए कि हम प्लांटिया पढ़ने जा रहे हैं, तो सेल वॉल यहाँ पर सेल वॉल में क्या होगा, सेलुलोज होगा होगा होगा, आप ये याद रखिए, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, सेल वॉल होगा और होगा, मस्ट होगा, सेल वॉल में सेलुलोज होगा। अब इसके साथ में और जो अदर चीजें इसमें ऐड होगी वो अकॉर्डिंग टू उसके ग्रुप्स के अकॉर्डिंग, जैसे ग्रीन एल्गी में अलग चीजें होंगी, ग्रीन एल्गी की बात करें तो वहां पर अलग होगा, और अगर इनकी बात करते हैं ब्राउन एल्गी, वहां पर कुछ और पाया जाएगा, ठीक है। तो अब बात करते हैं सेल वॉल की, ठीक है। तो सेल वॉल की अगर बात करें तो सबसे पहले एल्गी, इसको यार रफ करते हैं, एल्गी जो ऊपर पढ़ा है, अब तो पता है कि एल्गी पढ़ा रहे हैं हम, एल्गी बता रहे हैं, तो इसको रफ कर देते हैं। तो यहाँ पर लिखो सेल वॉल, ठीक है, यहाँ पर सेल वॉल। तो सेल वॉल जो होती है सबसे पहले क्या लिखो, यहाँ पर ग्रीन एल्गी, इसको पहले लिख लो यहाँ पर ग्रीन एल्गी, ग्रीन एल्गी, ठीक है। और ग्रीन एल्गी में क्या लिखोगे, इनर। अच्छा, ये जो अभी बताएंगे यहाँ पर, ठीक है, ये एनसीईआरटी में भी लाइन लिखी और यहाँ पर हम वही बताएंगे जो एनसीईआरटी में लिखा है, हो सकता है थोड़ा बहुत तो इधर उधर से बता सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखोगे, ग्रीन एल्गी में इनर सेलुलोज एंड आउटर जो पेक्टिन होता है, ठीक है। इनर क्या लिखोगे यहाँ पर, इनर सेलुलोज और इसके साथ में प्लस इनर सेलुलोज प्लस आउटर पैक्टिन, इनर सेलुलोज प्लस आउटर पैक्टिन होती है, ठीक। ये हो गया आपका ग्रीन एल्गी। और ग्रीन एल्गी के बाद में अगर हम बात करते हैं ब्राउन एल्गी की, ठीक है, अगर हम बात करते हैं ब्राउन एल्गी, तो ब्राउन एल्गी में जो होता है, ब्राउन एल्गी में क्या होता है कि यहाँ पर इनर सेलुलोज होगी, क्योंकि अभी बताया ना आपको कि अभी हम प्लांटिया पढ़ रहे हैं, तो प्लांटिया में सेलुलोज मस्ट है, तो यहाँ पर क्या होगा, इनर तो सेलुलोज रहेगा, इनर सेलुलोज रहेगा, इसके साथ में प्लस क्या होगा, एलिजिन होगी, बस इतना ध्यान रखो, इसके साथ में क्या होगी, एलिजिन होगी इसके साथ में, ठीक है, इसके साथ में
क्या हो जाएगा, इसके साथ में एलिजिन हो जाएगी। ठीक, ये हो गया आपका ग्रीन एल्गी। और एक चीज आप ट्रस्ट करो इस चीज को कि ये जो ग्रीन एल्गी की जो सेल वॉल दे रखी है, ये कई बार एग्जाम पूछा गया है। इनर सेल्यूलोज, इनर क्या होता है, सेल्यूलोज होता है सेल वॉल में, और आउटर क्या होता है, पेक्टिन होता है। ये कई बार पूछा गया है। और ब्राउन एल्गी में इनर सेल्यूलोज होता है और आउटर क्या होता है, एल्जिन होता है। ये भी कई बार पूछा है कि एल्जिन जो होता है वो कौन सी एल्गी के सेल वॉल में पाया जाता है, कई बार पूछा गया है। तो आप क्या आंसर लगाएंगे, ब्राउन एल्गी लगाएंगे आंसर आप। ये कई बार पूछा गया एग्जाम में है, ठीक है। तो आप इसको नोट करिए पहले। फिर आते हैं रेड एल्गी। तो अगर हम बात करते हैं रेड एल्गी की, ओके, अगर हम बात करते हैं रेड एल्गी की, तो वहां पर रेड एल्गी में अगर हम बात करते हैं रेड एल्गी की सेल वॉल की, तो वहां पर एक चीज दे रखा है, वहां पर वो दे रखा है सेल वॉल में रेड एल्गी। ठीक, रेड एल्गी। तो यहां पर क्या दे रखा है, देखो सेल्यूलोज तो होगी ही, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्या है, सेल्यूलोज तो होगी ही, तो मतलब सेल्यूलोज हो गया। और इसके साथ में प्लस पेक्टिन हो जाएगी, एंड और क्या हो जाएगा, साथ में पॉलीसल्फेट क्या हो जाएगा, एस्टर हो जाएगा। सेल्यूलोज हो जाएगा, पेक्टिन हो जाएगा, साथ में पॉलीसल्फेट एस्टर भी इसमें पाया जाएगा इस सेल वॉल में, ठीक है। अब आपका इसमें भी, और इसमें क्या क्वेश्चन बनेगा, तो रेड एल्गी में जो क्वेश्चन बनता है वो यही बनता है कि इसकी सेल वॉल जो होती है उसमें क्या पाया जाता है, पॉलीसल्फेट एस्टर। आप अगर देख लो बस लगा दो, उसमें ये भी दे रखा, सेल्यूलोज पेक्टिन दे रखा होगा, एक जगह दे रखा होगा सेल्यूलोज पेक्टिन प्लस पॉलीसल्फेट एस्टर, बस यही लगा दो झम से, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नोट करो इससे नोट कर लेना पॉज करके। तो आप क्या हो गया, कौन कौन सी हेडिंग हुई, हैबिटाट हो गया, ठीक है, स्ट्रक्चर हो गया, हैबिटाट हो गया, स्ट्रक्चर हो गया, और इसके बाद में सेल वॉल हो गई। तो अब इसके बाद में नेक्स्ट क्या है, कौन सी हेडिंग होगी नेक्स्ट। अगर नेक्स्ट हेडिंग की बात करते हैं स्ट्रक्चर के बाद में, वो सॉरी सेल वॉल के बाद में, तो कौन से बता रहे थे आपको, फ्लैजिला। और फ्लैजिला जो बताए थे आपको, हालांकि फ्लैजिला डिटेल में आपको जब हम एल्गी की जो क्लासेस हैं, जैसे रेड एल्गी और ब्राउन एल्गी और ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी, रेड एल्गी, जब ये आपको क्लासेस पढ़ाएंगे तब वहां पर आपको बताएंगे फ्लैजिला के बारे में डिटेल में आपको। यहाँ पर जो आप इतना समझ लीजिए कि जो फ्लैजिला होता है वो गैमेट्स में होता है फ्लैजिला, और इनके स्पोर्स में पाया जाता है फ्लैजिला है, ठीक है। तो कहाँ पाया जाएगा, फ्लैजिला की अगर बात करते हैं, फ्लैजिला, अगर हम फ्लैजिला की बात करते हैं तो प्रेजेंट इन गैमेट्स एंड स्पोर्स, कहाँ पाया जाएगा, प्रेजेंट्स इन गैमेट्स एंड स्पोर्स, गैमेट्स एंड स्पोर्स, ओके, इट्स क्लियर, आई थिंक इट्स क्लियर। यहाँ जो एल्गी में जो फ्लैजिला होता है वो गैमेट में होगा, गैमेट्स होते हैं उनमें होता है या स्पोर्स में होता है। और एक चीज और है कि फ्लैजिला अगर रेड एल्गी में देखोगे तो वहां पर फ्लैजिला पाया ही नहीं जाता है, फ्लैजिला एब्सेंट होता है। जो गैमीट होते हैं उनके, उनमें क्या होता है, फ्लैजिला नहीं होता है, वो नॉन मोटाइल गैमीट होते हैं, ठीक है। तो ये आपको हम आगे बताएंगे, फ्लैजिला जब हम आपको रेड एल्गी पढ़ाएंगे, ब्राउन एल्गी पढ़ाएंगे, या हम ग्रीन एल्गी पढ़ाएंगे, तब आप वहां पर हम आपको इसके बारे में डिटेल में बताएंगे। अभी आप इतना ही नोट कर लीजिए। और फ्लैजिला के बाद में अब आते हैं पिगमेंट की बात करते हैं, ठीक है। पिगमेंट की बात करते हैं, पिगमेंट्स। तो अगर हम पिगमेंट्स की बात करते हैं तो एक चीज बताइए आप कि खाना बना रहे हैं, ये फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं, अगर खाना बना रहे हैं फोटोसिंथेसिस करके, तो यहाँ पर कौन सा क्लोरोफिल पाया जाएगा, कौन सा पाया जाएगा,
तो एक चीज आप याद रखिए कि यहाँ पर फोटोसिंथेसिस हो रही है। अगर फोटोसिंथेसिस हो रही है तो यहाँ पर क्लोरोफिल ए मैंडेटरी होगा। अगर फोटोसिंथेसिस हो रही है तो वहां पर क्लोरोफिल ए मैंडेटरी होगा। बाकी उसके सिवाय अगर हम बात करते हैं तो क्लोरोफिल बी होगा, कैरोटीन होगा, जेंथोफिल, यहाँ पर और भी ये एसेसरी पिगमेंट्स होते हैं जो कि क्लोरोफिल ए को हेल्प करते हैं। फिर क्लोरोफिल ए मेन होता है, मेन पिगमेंट होता है। ठीक है, तो देखो इधर क्लोरोफिल ए ऐसे, मतलब इसका मतलब क्लोरोफिल लिखा है। ठीक, क्लोरोफिल ए मेन पिगमेंट, क्लोरोफिल ए मेन पिगमेंट। ओके, नाउ क्लोरोफिल बी and carotene, chlorophyll B and carotene and another xanthophyll और accessory pigment। ये क्या है? और accessory pigment, accessory पिगमेंट। एक्सेसरी मतलब जो इसकी हेल्प करते हो, क्लोरोफिल ए की हेल्प करते हो, जो उसकी हेल्प करते हैं, एक्सेसरी पिगमेंट। ठीक है, तो ये आप याद रखिए एक्सेसरी पिगमेंट्स। क्लोरोफिल बी, कैरोटीन एंड जेंथोफिल, these are accessory pigments, all these accessory pigments, and main pigment this is chlorophyll A। okay, ऑल क्लियर? ओके, पिगमेंट्स आपको पता चल गया। क्लोरोफिल ए मेन पिगमेंट है, क्लोरोफिल बी, कैरोटीन, जेंथोफिल ये एक्सेसरी पिगमेंट हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको पता चल गया। अब इसके बाद में हम बात करते हैं न्यूट्रिशन।